नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी को विदित है कि हम पिछली क्लास में यानी कि कल क्रॉप रोटेशन पढ़े थे, यानी कि फसल चक्र। ठीक है, फसल चक्र पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, कुछ चीज़ों को जाना था और कुछ बातों से हमने उसका संबंध बताया था कि कैसे हम जो बात करते हैं ना कि झूमिंग खेती, शिफ्टिंग खेती, उससे किस प्रकार से फसल चक्र अलग है। अब बात आती है, अगर मान लो आप एग्रीकल्चर में ऑफिसर की पोस्ट पे पहुंच गए और कहीं किसानों के बीच आपकी वार्ता हुई कृषि से, या कृषि में आमदनी दोगुनी करने की, या मृदा के स्वास्थ्य पर बात करना हुआ, तो आप किसानों को जब सजेस्ट करोगे ना कि सर फसल चक्र को अपना के देखिए, तो किसान पूछेगा कि क्या फसल चक्र तो हम अपना लेंगे, बट ये आवश्यक क्यों है। मतलब फसल चक्र अपनाना है आवश्यक क्यों है हमारे लिए, अगर मैं ना अपनाऊं तो क्या काम नहीं चलेगा। तो फसल चक्र की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, उसका मेन मोटिव यही है कि उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। मतलब मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसका दिन प्रतिदिन जो क्षरण हो रहा है, हम फसल चक्र जैसे पद्धति को अपनाकर हम उर्वरा शक्ति के क्षरण को कम कर सकते हैं, और कम करते करते हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। पहली बात सब पता चल गई। किसान कहेगा बस इतना ही सा लाभ है, नहीं और भी। जब हम फसल चक्र अपनाएंगे तो फसलों को बदल बदल कर बोएंगे, जिससे विभिन्न गहराई वाली जड़ों की फसलों को हम उगाएंगे। जुताई विभिन्न गहराइयों पर होगी, जिससे एक समान गहराई पर मिट्टी की कठोर परत का निर्माण भी नहीं होगा। ठीक है, मृदा की भौतिक दशा भी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारा बाजार तंत्र है वो भी प्रभावित नहीं होगा। हर प्रकार की फसलों को जब हम उगाएंगे तो बाजार में जो खाद्य सामग्री है कृषि से संबंधित, उसकी उपलब्धता भी पूरी होती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही लाभ हैं फसल चक्र के जिनको हम पढ़ रहे हैं। तो कल अपनी क्लास में जो हम चर्चा कर रहे थे फसल चक्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, उसी क्रम में हम आगे आज की क्लास को बढ़ाते हैं। हाँ, विशेष सूचना ये है कि जो बच्चे हमारी क्लास प्रतिदिन देख रहे हैं, नियमित टाइम से देख रहे हैं, वो बच्चे भटके नहीं, आराम से आप क्लास को देखिए। ये एग्रोनॉमी की क्लास आपको हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगी। जैसा कि आप एग्रीकल्चर में कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, और आप हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हो रखी हैं आप उनको देखिएगा, आपको अनुमान लग जाएगा कि सर किस लेवल से हमको लेके चल रहे हैं। ठीक है, फसल चक्र का हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मैं चाहता तो पार्ट 1 में ही इसको फिनिश कर सकता था, मगर मैं चाहता हूं कि आप बेहतर जानो, औरों से बेहतर जानो, तभी आपका कदर है। एक कहावत नहीं है, एक लाइन है ना कि हुनर है तभी कदर है, अगर हुनर नहीं है तो कदर नहीं है। तो हुनर बढ़ाओ और कदर बढ़ाओ। ठीक है, बिना हुनर के आजकल अपने घर वाले ही अपने नहीं होते। सपोज दैट आप दो भाई हो और माँ बाप आपके हैं, भाई बहन, और मान लो बहन आपकी हैं, आप दो भाई बहन और माँ बाप, जब तक आप स्टडी फेज में हो दोनों भाइयों को समान प्रेम बद व्यवहार मिल रहा है। अब दो भाई में से एक सफलता पा गया तो माँ बाप का जो झुकाव होता है सफल वाले बेटे की तरफ ज्यादा हो जाता है, और जो सफल नहीं हो पाता ना तो उसको कोसते रहते हैं, कहीं ना कहीं ताने भी मारते रहते हैं, कहते तुम कब सफल होगे। जब अपने माँ बाप का भी व्यवहार बदल सकता है तो बाहरी लोग क्या साथ देंगे, आप इससे समझ चुके होंगे। ठीक, तो चलिए हेडिंग हम बनाते हैं अपने फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। इस चैप्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम आपके सामने बताएंगे, ताकि इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न है, चाहे वो एग्जाम हाई लेवल का हो या अधीनस्थ लेवल का हो, हर एक एग्जाम में आपके प्रश्न यहाँ से आएंगे। अच्छा, प्रश्न का लेवल जो है वो बदलता रहता है, एग्जाम के हिसाब से बदलता रहता है, प्रश्नों की प्रकृति चेंज होती रहती है, परंतु हम इन 3 क्लास में ही संपूर्ण क्रॉप रोटेशन को पढ़ लेंगे। फिर एग्जाम चाहे कोई भी हो, हम यही 3 क्लासेस अगर देख लेंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल कुछ प्रिंसिपल्स लिख रखे थे, आज उनके आगे हम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा करते हैं। चौथा प्रिंसिपल, कल 3 प्रिंसिपल तक हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के प्रिंसिपल पर। लिखेंगे अधिक पानी चाहने वाली
अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को लगाना चाहिए। फसलों को लगाना चाहिए। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम सबके प्रिंसिपल्स होते हैं जिंदगी में। जैसे हम छोटे होते हैं तो विद्यालय नहीं जाते हैं तो घर पे कुटाई हो जाती है, तो माँ बाप का प्रिंसिपल्स क्या होता है कि अगर तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो तुम्हारी कुटाई कर देंगे। क्लास टीचर अगर होमवर्क नहीं लेके आए हो तो अपना प्रिंसिपल थोपेंगे। कहने का मतलब हम प्रिंसिपल्स इसलिए बनाते हैं, किसी भी प्रैक्टिस को करने से पहले उसका प्रिंसिपल्स हमारे पास होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर करना है तो किस लिए करना है, अगर नहीं करना है तो उसके पीछे वजह क्या है। ऐसे यहाँ पर बताया गया कि अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद हम कम पानी चाहने वाली फसलों को लेंगे। मान लो एक सीजन में हमने ऐसी फसल ले ली जो ज्यादा उसको पानी की जरूरत होती है। सपोज दैट राइस 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 5,000 से लेकर के 5500 लीटर पानी की खपत करता है। आज हालांकि हम आधुनिक युग में हैं तो हम लोग सिंचाई की नई नई पद्धतियां विकसित कर चुके हैं। तो आज की डेट में अगर देखें कि 1 किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए 3,000 से लेकर के 3,300 लीटर पानी की खपत कर लेता है वो। तो चावल एक अधिक पानी चाहने वाली फसल है। अगर हम लगातार अधिक पानी चाहने वाली फसल को लगाते रहेंगे तो क्या आएगा, वाटर लेवल हमारा डाउन हो जाएगा। जैसे पंजाब में इस टाइम वाटर लेवल जो है 210 फीट के नीचे चला गया। उसका कारण पूसा 44 वैरायटी पंजाब वाले ज़्यादा ग्रो कर रहे थे और उस पूसा 44 का जो ड्यूरेशन पीरियड था वो 160 से 170 दिन था। मतलब अमूमन धान की जो सामान्य ड्यूरेशन होती है उससे 20 से 25 दिन ज़्यादा था। अच्छा, फिर क्यों उगाते थे किसान वहाँ के, प्रोडक्शन ज़्यादा था। लगभग पंजाब के कुल कृषि क्षेत्र का 75% एरिया जो था पूसा 44 से ही घिरा हुआ था। अभी पिछली 2023 में ही पंजाब सरकार ने उस पर बैन कर दिया कि अब पूसा 44 कोई भी किसान नहीं लगाएगा। उसका कारण कि वाटर लेवल नीचे जा रहा था दिन पर दिन। तो अगर हम नहीं ऐसा फॉलो कर पाए कि अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद हम दोबारा कम पानी चाहने वाली फसल को ना लगा पाए, तो कहने का मतलब है हमारे यहाँ भी ऐसी कंडीशन हो जाएगी और हो भी रही है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड रीजन देखो, इटावा वाला जो क्षेत्र देखो, वहाँ वाटर लेवल डाउन है, पानी का स्तर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसी चीजों को देखते हैं। अब धान ज्यादा पानी चाह रही थी, उसके बाद हम कोई ऐसी फसल लगा लेंगे जैसे हमारा जौ हो गया, ज्वार बाजरा मक्का हो गया, ठीक है, बाजरा वगैरह, ये कम पानी चाहते हैं। दूसरा उसके बाद प्रिंसिपल देखते हैं 5 नंबर का, अधिक खाद व उर्वरक चाहने वाली फसलें। अधिक खाद व उर्वरक चाहने वाली फसलें, चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद व उर्वरक चाहने वाली फसलों को लगाना चाहिए। फसलों को लगाना चाहिए। अब देखिए, अगर हम लगातार अधिक खाद और उर्वरक चाहने वाली फसलों को लगाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी मृदा और किसान दोनों गरीब हो जाएंगे। मृदा गरीब हो जाएगी अपनी ताकत से, किसान गरीब हो जाएगा अपने आर्थिक स्थिति से, ठीक है। क्योंकि लगातार वो खाद की उपलब्धता, उर्वरकों की उपलब्धता कैसे पूरी कर पाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये समस्या हो जाएगी। अभी भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिक वाहन में, हो सकता है इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ने को देखने को मिले। क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर पे कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रिक वाहन बन रहे हैं ज्यादातर,
इनमें लिथियम आयन बैटरी का उपयोग होता है और लिथियम बैटरी बनाने में फास्फोरस का उपयोग होता है। और जब फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी बनाने में खपत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उर्वरक इंडस्ट्री पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बैलेंस अगर करके हम नहीं चले तो बहुत जल्द 4 से 5 साल बाद इसका संकट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। दूसरा कि अधिक खाद व उर्वरक चाहने वाली फसलों के बाद हम कम खाद उर्वरक चाहने वाली फसलों को लगा रहे हैं। तीसरा देखते हैं, उसके बाद अगला पॉइंट कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों को लगाना चाहिए। गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों को लगाना चाहिए। फसलों को लगाना चाहिए। अब ये देखो कि गहरी जड़ वाली फसलों को लगाने के बाद हम उथली जड़ वाली फसलों को लगाते हैं, क्यों? इसके पीछे का कारण देखो। जैसे इस पॉइंट के बारे में हम बताते हैं आपको। मान लो ये हमारा सॉइल का सरफेस है और ये कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं इस पर, सॉइल सरफेस पर ये कुछ प्लांट्स हैं। ठीक है, ये हमने माना खरीफ में हमने ये प्लांट लगा दिया, ये हमने रबी में प्लांट लगा दिया और ये हमने जायद में प्लांट लगा दिया। तीनों सीजन में मान लो हमने कोई फसल लगा रखी। अब खरीफ वाली फसल की जो जड़ों की गहराई है इस प्रकार से हमने रख लिया और रबी वाली फसलों की जड़ों की गहराई हम लोग कुछ इस प्रकार से रख लिए और फिर जायद वाली फसलों की जड़ों की गहराई हम इस प्रकार रख लिए। अब इसका कारण बताते हैं कि हम जड़ों की गहराई इस प्रकार ही क्यों रखते हैं। देखिएगा जरा यहाँ पर, मान लो खरीफ की फसल हमने इतनी गहराई पे रखी तो ये जो फसल है ये न्यूट्रिएंट को जो एब्जॉर्ब करेगी वो इस गहराई से करेगी। मिट्टी का गहराई का लेवल ये होगा, मतलब ऊपर से कोई मतलब इसका नहीं। ये जो वाला पोर्शन है मिट्टी का, यहां से ये न्यूट्रिएंट इकट्ठा करेगी। कहां से इकट्ठा करेगी? इस वाले सेक्टर से ये न्यूट्रिएंट इकट्ठा करेगी। कहने का मतलब खरीफ ऋतु की जो गहरी जड़ वाली फसलें हैं ये वाला एरिया जो है इसका, यहां से जो न्यूट्रिएंट है इसको अपटेक करेंगी, यहां से न्यूट्रिएंट को अपटेक करेंगी। फिर अगर रबी में हम इतनी ही गहराई पे बो दें दूसरी फसल अगली सीजन में तो वो भी यहां से न्यूट्रिएंट इकट्ठा करेगी, खींचेगी। फिर जायद में अगर हम इतनी गहराई की फसल बो दें वो भी न्यूट्रिएंट खींचेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि इस गहराई के लेवल पर मिट्टी में पोषक तत्व तो नहीं बचेंगे। कहने का मतलब सारे के सारे पोषक तत्व वहां से ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो यहाँ लेक ऑफ न्यूट्रिएंट जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पौधे क्या होंगे? स्टंटिंग ग्रोथ के हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ क्या होगी? धीमे धीमे कम होने लगेगी। तो इस समस्या से बचाव के लिए एक बार हमने गहरी जड़ वाली फसल उगा दी, फिर हमने क्या किया? उथली जड़ वाली फसल उगा ली ताकि ये न्यूट्रिएंट जो है इस गहराई से ले और ये वाली गहराई बची रहे, ताकि इधर खरीफ में तो इस गहराई से चला गया, तब तक के लिए ये गहराई रेस्ट पीरियड में आ जाएगा और रेस्ट पीरियड में आने के बाद यहाँ से फिर से न्यूट्रिएंट का भरण हो जाएगा और अगली सीजन में फिर हम गहराई वाली फसल ले लेंगे और फिर गहराई से हम पोषक तत्व तो खींच लेंगे। तो जो रूट डेप्थ है ये हम क्या करते हैं? बदलते रहते हैं सीजन वाइज सीजन। सेम डेप्थ की गहराई वाली जो फसलें हैं सेम जड़ की, उनको हम नहीं यहाँ पर अपनाते हैं। जड़ की गहराई कम ज्यादा वाली फसलों को लगाते रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर सेम गहराई की फसलों को लगाएंगे तो वो एक ही स्थान से न्यूट्रिएंट को खींच लेंगी, एक समय आएगा कि उस स्थान पर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। अगला देखते हैं, अदलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलों को लगाना चाहिए। या दलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलों के बाद अदलहनी
फसलों को लगाना चाहिए, दलहनी फसलों को लगाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ 7 प्रिंसिपल्स हो गए हमारे। हमने 7 प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा कर ली। अब अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल आ जाएंगे कि एक ही कुल की फसलों को बार बार नहीं लगाना चाहिए, मतलब एक ही कुल की फसलों को बार बार नहीं लगाना चाहिए, ये भी प्रिंसिपल में आ जाएगा। आप तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर मैं आगे एक और प्रिंसिपल बताता हूं आपको। चलिए आगे हम देखते हैं, एक प्रिंसिपल्स और बताते हैं 8 नंबर का, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं कि फसल चक्र में एक ही परिवार की फसलों को बार बार नहीं लगाना चाहिए, बार बार नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। कहने का मतलब है एक ही ऋतु की, एक ही परिवार की जो फसलों को हम बार बार लगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उनसे जो संबंधित रोग बीमारियां हैं उनका प्रकोप भी बढ़ता चला जाएगा फसल चक्र में। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं एक कहावत, एक कहानी, फसल चक्र। ठीक है, ये इस प्रकार देखते हैं, ये फसल चक्र है। यहां पर हमने देखा, ये खरीफ ऋतु इसको मान लेते हैं, खरीफ ऋतु। पहले खरीफ ऋतु की फसलों को हम उगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, रबी ऋतु की फसलों को उगा लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जायद ऋतु की फसलों को उगा लेंगे, जायद ऋतु की फसलों को उगा लेंगे। अब यहां पर एक और बात हम कहते हैं कि फसल चक्र, जो फसल चक्र होता है इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम जो है 1 वर्ष का, और अधिकतम 4 वर्ष का। इससे ज्यादा आपको फसल चक्र देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अगर पूछा जाए तो फसल चक्र 1 वर्ष का न्यूनतम होता है कि आपको 1 वर्ष का फसल चक्र बनाना है, और अधिकतम 4 वर्ष तक का ही फसल चक्र बनाना है। ये बात तो हम लोग भली भांति से समझ गए। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, तो उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, पहला एग्जाम्पल आता है धान गेहूं। क्या आता है, धान गेहूं, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना लेना है, और एक बात इस पे लिखनी है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अपनाया जाने वाला फसल चक्र, या भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल को कवर करने वाला फसल चक्र, या भारत में सर्वाधिक अपनाया जाने वाला फसल चक्र धान गेहूं। भारत में सर्वाधिक प्रयुक्त फसल चक्र, सर्वाधिक प्रयुक्त फसल चक्र। ठीक है, और ये सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसी का, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया पर धान उगाया जाता है सभी फसलों में, लगभग 43.8 मिलियन हेक्टेयर, और गेहूं भी 30.12 मिलियन हेक्टेयर। कहने का मतलब है ये दोनों फसलें मिलकर 70 मिलियन हेक्टेयर के करीब
एरिया पर उगाई जाती हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका? भारत में। किसका? धान गेहूं के फसल चक्र का। तो यहां से जो प्रश्न बनेगा वो आपका यहीं पर दम तोड़ देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि एक वर्ष का ये फसल चक्र है। कितने वर्ष का है? एक वर्ष का ये फसल चक्र है। कितने का? एक वर्ष का। और इसकी फसल सघनता कितनी होगी? तो 200% होगी, क्योंकि दो फसलें हैं और वर्ष एक है। कितना? एक वर्ष है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। धान, सरसों, गन्ना और पेड़ी, ये कितने वर्ष का फसल चक्र है? तो ये फसल चक्र है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का फसल चक्र है। कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का फसल चक्र है। इसको भी थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ये 3 वर्ष का फसल चक्र है। ठीक है, तो ये हमने 2 एग्जाम्पल लिख लिए। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, तीसरा। ज्वार, गेहूं, गन्ना, पेड़ी, कपास, ये कितने वर्ष का फसल चक्र है? तो ये 4 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का है। तो ये हमने जो 1 वर्ष आपको बताया, 3 वर्ष बताया, 4 वर्ष बताया, वो इस प्रकार हमने आपको एग्जाम्पल में भी बता दिया। तो आप इस पॉइंट को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। फिर हम आपको बताएंगे कि साधारणतया भारत में अपनाए जाने वाले फसल चक्र। ये सारे पॉइंट आप मेंशन कर लेना, जो भी हम बता रहे हैं साइड साइड में, सबको आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे बारीकियों से जब प्रश्न आते हैं तो गलत हो जाते हैं। देखो, फसलें सबको रट जाती हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं में सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये वाले प्रश्न सबसे जल्दी बच्चों को ध्यान नहीं आते हैं और बच्चा इनको पढ़ना भी नहीं चाहता। उसका सबसे बड़ा कारण है, आप सब जानते हो, मैं ये कहना नहीं चाहता कि आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि किताबों में ये अच्छे से समझ में आएगा नहीं और आज तक आपने कहीं अच्छा समझा ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब इसको घास काटने जैसा पढ़ लिया आपने कि हाँ काम चल जाए, बस काम नहीं चलेगा। अब वो चीजें खत्म हो गई कि फसल चक्र के 1-2 उदाहरण पूछ लिए और काम हो गया। अब एग्जामिनर भी बड़े होशियार हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोग अगली हेडिंग बनाते हैं, साधारणतया अपनाए जाने वाले फसल चक्र। साधारणतया अपनाए जाने वाले फसल चक्र। अपनाए जाने वाले फसल चक्र मतलब जो भारत है वहां पर साधारणतया कौन कौन से फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं, इस पर अपने चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको जरा कि साधारणतया भारत में कौन कौन से फसल चक्र अपनाए जाते हैं। अब देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं, लिखिएगा, वे फसल चक्र, वे फसल चक्र जिनमें जिनमें मुख्य फसल के पूर्व, मुख्य फसल के पूर्व व बाद में प्रतिभूमि को छोड़ा जाता है। प्रतिभूमि को खाली छोड़ा जाता है। खाली छोड़ा जाता है। कहने का मतलब भारत में एक ऐसा भी फसल चक्र हम लोग बनाते हैं
जिसमें या तो हम फसल बोने से पहले खाली जमीन होगी कुछ दिन के लिए, खाली जमीन के बाद हम फसल बोएंगे, या कोई फसल उगा लिए उसके बाद जमीन को खाली छोड़ देते। क्यों? ताकि जमीन थोड़ा सा विश्राम हो कर ले और उसमें जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो फिर से भरण हो जाए। जैसे पहले अगर हम देखें तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, फर्स्ट परती भूमि के बाद हमने क्या बोया? धान बो दिया। ठीक है, तो मतलब वे फसल चक्र जिनके पूर्व में परती भूमि व बाद में परती भूमि। तो दूसरा फसल चक्र हम लोग बो लेते हैं, जैसे जौ हमने बोया और जौ के बाद हमने क्या किया? परती भूमि छोड़ दिया। तो ऐसा भी फसल चक्र अपनाया जाता है, और ये फसल चक्र हमेशा 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। और इनका हमेशा फसल चक्र सघनता या रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। इस बात को ध्यान देना। इसका जो फसल वर्ष है वो 1 वर्ष होगा, मतलब फसली वर्ष है 1 वर्ष होगा, और रोटेशनल इंटेंसिटी 100% होगी। इस बात को ध्यान देना। दूसरा जो हमारा फसल चक्र हम लोग अपनाते हैं वो क्या होता है? वे फसल चक्र जिनमें जिनमें मुख्य फसल के पूर्व व बाद में हरी खाद की फसलों को उगाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझना कि मतलब ऐसे फसल चक्र जहां मुख्य फसल के पहले या मुख्य फसल के बाद क्या होता है? हरी खाद की फसल मुख्य फसल के पहले या बाद में उगाई जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने लगाया ढैंचा, हरी खाद की फसल है, और इसके बाद हमने लगा दिया धान। क्या लगा दिया? धान लगा दिया। दूसरा हमने देखा कि हमने गेहूं की फसल बोई और यहां पर हमने हरी खाद की फसल लगा दी, सनई। ठीक है, ये लगा दिया। तो कुछ ऐसे फसल चक्र जिनमें मुख्य फसल के पहले या तो बाद में हम क्या करते हैं? हरी खाद की फसल को उगाते हैं। तो एक इस प्रकार का फसल चक्र भारतवासी बनाते हैं। तो ये ऐसे फसल चक्र हैं जो इंडिया में अपनाए जाते हैं। तीसरा नंबर का फसल चक्र में फलीदार पौधों के समावेश से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। कहने का मतलब ऐसे फसल चक्र जिनमें फलीदार पौधों का समावेश करने से ऐसे पौधे या ऐसे फसल चक्र जिनमें फलीदार फसलें, लेग्यूम क्रॉप, मतलब ऐसे फसल चक्र जिनमें फलीदार फसलें शामिल करते हैं ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ सके। तो एक तो इस प्रकार का किसान फसल चक्र अपनाता है जिसमें देखता है कि ऐसी फलीदार फसलों का हम चयन कर लें अपने फसल चक्र में, ताकि सॉइल का जो फर्टिलिटी रेट है वो मेंटेन हो सके और इम्प्रूव हो सके। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो बात करते हैं, जैसे हमने धान लगाया और धान के बाद हमने क्या कर लिया? चने की फसल बो दी। किसकी बो दी? चने की फसल बो दिया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, जैसे
हम कोई भी फसल उगाते हैं, मान लो ज्वार की फसल उगा रहे हैं, और ज्वार के बाद हम क्या बो दे रहे हैं, लोबिया बो दे रहे हैं, या ज्वार के साथ लोबिया बो दे रहे हैं। ठीक है, ज्वार के साथ लोबिया बो दिया हमने। ठीक है, यहाँ धान के बाद चना बो दिया, यहाँ ज्वार के साथ लोबिया बो दिया। तो ये क्या है, फलीदार फसलों का समावेश हम लोग कर लिए, ताकि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण कर देती हैं, जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है या इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब चौथा जो फसल चक्र है उसको देखते हैं। लिखेंगे, भूमि की उर्वरा शक्ति की परवाह किए बिना या मृदा की उर्वरा शक्ति की परवाह किए बिना हम अनाज वाली फसलों के बाद अनाज वाली फसलों के बाद अनाज वाली फसलों के बाद पुनः अनाज वाली फसलों को उगाते हैं। पुनः अनाज वाली फसलों को ही उगाते हैं। अनाज वाली फसलों को ही उगाते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम अनाज वाली फसलों को लगातार उगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी भूमि में पोषक तत्व का लेवल कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव नेचर की क्रॉप होती है। हमने पहले ही आपको इसलिए पढ़ा रखा कि एग्जॉस्टिव नेचर की क्रॉप का मतलब क्या होता है। अब आप यहाँ पर समझ गए, तो इसलिए हम एक दूसरे से टॉपिक को इंटरलिंक कर रहा हूं, ताकि आने वाले समय में आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, सबका लिंक आपके पास जुड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम क्या देख सकते हैं। एक तो हम यही एग्जाम्पल देख लेते हैं, धान के बाद गेहूं। देखते कि नहीं देखते, ये सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। ठीक है, दूसरा मक्का के बाद सरसों, मक्का के बाद सरसों। तीसरा बाजरा के बाद जौ। ये सब क्या है, अनाज वाली फसलों के बाद अनाज वाली फसलें ही बो रहे हैं। ठीक है, बिना मृदा की परवाह किए बिना। ये ऐसा क्यों करते हैं, जब हमारे यहाँ अनाज की कमी आ जाती है या अनाज का संकट आने वाला होता है, तब हम अनाज वाली फसलों को लगातार उगाते हैं ताकि हमारे पास अनाज हो जाए। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो फसल चक्र अपनाते हैं भारतवासी, यही 4 प्रकार के फसल चक्र ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा कि साधारणतया अपनाए जाने वाले फसल चक्र। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा कि साधारणतया कौन कौन से फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं। लिख लो फटाफट से इसको। अब हम बात करेंगे फसल चक्र से लाभ या फसल चक्र के लाभ, कि फसल चक्र को हम क्यों बनाते हैं। अच्छा, उद्देश्य और लाभ दोनों बात एक ही है। ठीक है, फसल चक्र के लाभ, फसल चक्र के लाभ। तो फसल चक्र के लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं फसल चक्र के, देखते हैं हम लोग। इसके बेनिफिट पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब पहला, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। दूसरा, मृदा की भौतिक
रासायनिक व जैविक दशा में सुधार आता है, व जैविक दशा में सुधार आता है। दूसरा हमारा लाभ हो गया मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशा में सुधार आता है। तीसरा, फसलें खरपतवार, रोग व कीट पतंगों के प्रकोप से कम प्रभावित होती, ठीक है, कम प्रभावित होती। तीसरा जो लाभ हो गया, फसलें जो है हमारी, खरपतवार हो गया, रोग हो गया और कीट पतंगे हैं, इनके प्रकोप से कम प्रभावित होती हैं। चौथा, फसल उपज में बढ़ोतरी, फसल उपज में बढ़ोतरी, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति जब बढ़ेगी तो फसल उपज ज़्यादा प्राप्त होगी। तीसरा, फसल उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, फसल उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्ता में सुधार, एक ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा, छठा लाभ इसका, कृषि संसाधनों का वर्ष भर समुचित उपयोग, कृषि संसाधनों का वर्ष भर समुचित उपयोग, और इसके बाद का लाभ है रोजगार की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति, क्योंकि जब हम बार बार फसलों को उगाएंगे, साथ में उगाएंगे, इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, तो इसमें लेबर वर्क ज़्यादा होगा, तो इसलिए रोजगार की प्राप्ति भी होगी। तो ये इस प्रकार से क्रम देखेंगे तो 1 से लेकर के 6-7 लाभ जो होते हैं, जो फसल चक्र से होते हैं। तो अगर ऐसे लाभ हमें मिल सकते हैं फसल चक्र को अपनाने से, तो क्यों ना हम फसल चक्र को अपना लें। मैंने पहले भी बताया कि आखिर वाई नीड क्रॉप रोटेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, कि भारतीय कृषि तंत्र में हम फसल चक्र को क्यों ही अपनाते हैं, क्या ही आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे सामने ये सब चीज़ें निकल कर आई कि इन चीज़ों की वजह से हम फसल चक्र को अपनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि फसल चक्र में फसलों का चुनाव करना, ठीक है, फसल चक्र में फसलों का चुनाव, फसल चक्र में फसलों का चयन, कोई भी अगर हम फसल चक्र अपनाएं तो उसमें जो फसलों का चयन करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, ये हमको ध्यान देना चाहिए। और लिखते हैं, फसल चक्र में, फसल चक्र में फसलों का चयन फसलों का चयन निम्न आधार पर करते हैं, निम्न आधार पर करते हैं। अब वो कौन कौन से आधार हैं, ये अपने को जानना है। फसल चक्र में फसलों का जो चयन है वो किन आधार पे करते हैं। सबसे पहला आधार बनाते हैं जलवायु को,
जलवायु जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। पहला जो आधार हमारे सामने निकल कर आएगा, जलवायु। अब फसलों का जब हम चयन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कि उसका आधार हम क्या मान रहे हैं, जलवायु। अब ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान के किसान हैं और फसलों का चुनाव करेंगे हिमाचल प्रदेश वाली फसलों का, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस फसल के लिए उसके जैसा ही क्लाइमेट चाहिए, तभी वो अच्छा फल फूल पाएगा, अच्छा प्रोडक्शन देगा। कहने का मतलब फसलों को अच्छा उपज प्राप्त करने के लिए उनके अनुकूल हमें जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अब जलवायु में क्या क्या पैरामीटर आते हैं, वायु। जैसे पंजाब और हरियाणा राज्यों में हवा की जो रफ्तार होती है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ की जो फसलें होती हैं वायु के प्रति अवरोध वाली भी अच्छी होनी चाहिए। वायु के बाद हम बात करते हैं तो वर्षा कि जो फसलें ज्यादा पानी चाहती हैं तो वहीं अपना इनको उगाना है जहाँ ज्यादा बारिश हो रही हो। उसके साथ साथ आर्द्रता, जैसे एग्रीकल्चर में हम अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन अगर करना चाहें तो हमारे पास ह्यूमिडिटी जो है 40 से लेकर के 60% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। अगर इससे कम है या ज़्यादा है तब भी अच्छी फसल नहीं हो सकती। उसके बाद तापमान, मान लो खरीफ ऋतु की फसल है, उसको ज़्यादा तापमान चाहिए और आप उसको दिसंबर में उगा रहे हो, नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा मैटर करेगा कि फसलों का अगर हमें चुनाव करना है तो हमें जलवायु देखना पड़ेगा कि ये कौन सी जलवायु की फसल है। उसके बाद दीप्तिकाल। दीप्तिकाल का मतलब क्या होता है, फसलों का जब ब्लूमिंग पीरियड होता है या फ्लोरिंग पीरियड होता है, जब उनके पुष्प खुल रहे होते हैं तो उनको एक निर्धारित प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी फसल का पुष्प खुलेगा तो उसको एक सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लो किसी फसल को 10 घंटे में किसी के पुष्प खुलते हैं और वहां पर लाइट आप 4 घंटे ही दे पा रहे हो तो उनका अच्छा फ्लॉरिंग नहीं होगा, और जब अच्छा फ्लॉरिंग नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा मैटर क्या है, फसलों का जब भी हम चयन करेंगे तो सबसे बड़ा कारण जलवायु सामने हमारे निकल कर आएगा। दूसरा पक्ष देखते हैं हम लोग, दूसरा फैक्टर मृदा, सॉयल। अब सॉयल कैसे ये फैक्टर कार्य करता है फसलों के चुनाव में, जैसे मृदा का प्रकार। अब पता लगे कपास किसमें उगती है, ब्लैक कॉटन सॉयल जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात के एरिया में पाया जाता है। अब पता लगे आप कपास को बंगाल में उगाने लगो तो नहीं उतना बढ़िया उगेगा। तो सबसे बड़ा कारण बनेगा मिट्टी का प्रकार। दूसरा पीएच, जैसे मृदा पीएच, तंबाकू हो गया, आलू हो गया, चाय हो गया, धान हो गया, इनको 4 से 6 पीएच पर उगाते हैं। तो अगर इन फसलों को हम वहां लेके जाएं जहां पीएच 8 हो तो क्या अच्छा प्रोडक्शन देंगे, नहीं देंगे। खजूर को हम 7 से अधिक पीएच पे उगाते हैं, अगर उनको हम कम पीएच वाली भूमि पे लगा दें तो ये भी अच्छा प्रोडक्शन नहीं देंगे। तो मृदा पीएच भी बड़ा फैक्टर करता है। मृदा जीवांश पदार्थ, मिट्टी में अगर अच्छे जीवांश पदार्थ नहीं हैं तब भी हम बहुत सी फसलों को नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो एक तो हो गया जीवांश पदार्थ, दूसरा हो गया जल निकास। मान लो ऐसी कोई मिट्टी फंस गई जिसका जल निकास ही अच्छा ना हो, जल भराव जैसी समस्या आ गई, तब तो फसल वहां पर क्या होगी, उसकी जड़ें सड़ने लगेंगी। तो दूसरा चयन का आधार माना हमने मृदा को। तो मृदा में हमने चीजों को देख लिया। तीसरा जो आधार मानते हैं वो है प्रबंधन का, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग कोई क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए हमारे पास क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले कृषि इनपुट का प्रबंधन, कृषि इनपुट का प्रबंधन, कृषि इनपुट का प्रबंध। अब कृषि इनपुट का मतलब अच्छा बीज, अच्छा पानी, जुताई के साधन, ये हमारे पास होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम वहां पर उन फसलों को नहीं उगा सकते जिनको कृषि इनपुट, मान लो ऐसी जगह पर जहां बीज की उपलब्धता ही ना हो तो ये क्या उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते यहाँ पर फसलों को। दूसरा उर्वरकों की उपलब्धता, उर्वरकों की उपलब्धता, जैसे भारत में पोटैशिक उर्वरक नहीं बनते, ठीक है, पोटैशिक उर्वरक नहीं बनाए जाते भारत में। दूसरा, तीसरा सिंचाई की उपलब्धता, सिंचाई की उपलब्धता। अगर सिंचाई की उपलब्धता नहीं है तो अधिक पानी चाहने वाली फसलों को हम नहीं उगा सकते। अगला रसायनों की उपलब्धता, अगर मान लो फसलों में कोई कीट व्याधि लग गई तो हम उससे निपटने के लिए हमें रसायन की आवश्यकता पड़ेगी।
बहुत सारे रसायन बैन भी किए जाते हैं हर साल। उसके पीछे का कारण होता है कि उनका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है वो हमारे ह्यूमन नेचर पर या जो हमारे मित्र कीट होते हैं उन पर पड़ता है। जैसे 2013 में एक दवाई पर बैन लगाया गया जिसका नाम था इंडोसल्फान। वो दवाई जब हम खेत में प्रयोग करते थे तो सांप चूहा बिल्ली जो खेत में आते थे सब सफा हो जाते थे, जिससे क्या होता था, हमारा नुकसान हो जाता था। आज के समय में देखो खेत में केचुए गायब हैं। आज से 10 साल पहले देखो पानी बरसता था, रोड पे सारे केचुए आ जाते थे। अब आप जाओगे केचुए आपको नहीं मिलेंगे। उसके पीछे का कारण है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। कहने का मतलब हम लोग अंधाधुंध कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किए खेत में। आज वो ऐसा समय आ गया कि इनकी उपलब्धता कम हो गई। उसके बाद चौथा, आर्थिक पक्ष, ठीक है, या आर्थिक कारण, आर्थिक पक्ष ही लिख लीजिए। अब फसलों का चयन करने में आर्थिक पक्ष किस प्रकार से भूमिका निभाता है इसको भी देखते हैं। जैसे मान लो कोई किसान है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में तिनकठिया पद्धति बिहार के चंपारण में, तो वहां की किसानों से जबरदस्ती इंडिगो की खेती कराई जाती थी, नील की खेती। तो आर्थिक पक्ष में क्या आएगा, सबसे पहले तो मांग। मान लो कहीं का किसान है, फसल उगाना चाह रहा है, परंतु उस फसल की डिमांड ही नहीं है उसके मार्केट में, तो वो कहाँ जाकर बेचेगा। जब डिमांड नहीं है तो बेचेगा ही नहीं। जैसे ड्रैगन फ्रूट हम लोग कहाँ यहाँ उगाते हैं, क्योंकि उसका मार्केट ही नहीं है। आप उगा भी लोगे तो पड़ोसी जाके तोड़ लेगा। या तो उसकी रखवाली करो बढ़िया से, या फिर मार्केट डेवलप करो। तो उसकी मांग नहीं है इसका मतलब यहाँ नहीं उगा सकते, उसको गुजरात में बढ़िया उगाते हैं। दूसरा, मूल्य। मान लो अगर किसी फसल का मूल्य ही बहुत डाउन हो, तब भी हम फसलों का चुनाव नहीं करेंगे। फसलों को लगाने से क्या ही फायदा जब उसका मूल्य ही अच्छा ना मिले। तो आप इस प्रकार से देखेंगे किसी भी फसल चक्र में अगर कोई किसान फसलों का चयन करता है तो ये चार प्रमुख कारण उसके सामने निकल कर आते हैं। ये चारों कारण आप लोग लिख लीजिएगा।